ने के लिए आगे बढ़ा ही था, तभी उसने देखा कि उसकी बहन तानिया के चेहरे पर बिल्कुल भी डर दिखाई नहीं दे रहा। तानिया ने सामने खड़े लड़के शुभम को गुस्से से कहा वो उसका रास्ता छोड़े और उसे जाने दे, पर वो लड़का उसकी बात को सीरियस लेने के बजाय मुस्कुराते हुए कह रहा था कि तानिया उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए और वो इस रिश्ते को निभाना चाहता है। शुभम की बात सुनते ही उसके साथ आए हुए बाकी लड़कों में से एक लड़के ने कहा, हमारे भाई आपको सच में पसंद करते हैं भाभी, और वो आपको लेकर बहुत सीरियस है, आप मान जाइए ना ताकि हम शादी में डांस कर सके। जैसे ही तानिया ने उस लड़के के मुंह से भाभी शब्द सुना तो उसे और गुस्सा आ गया और उसने गुस्सा करते हुए कहा, मैं तुम्हारी कोई भाभी भाभी नहीं हूं, ओके? तुम लोग मेरे रिश्तेदार नहीं हो जो मेरे साथ इतने ज्यादा फैमिलियर हो रहे हो। मेरा तुम्हारा भाई से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अगर मुझे दोबारा भाभी बोला ना तो तुम लोगों का सर फोड़ दूंगी। इन लोगों को धमकी देकर तानिया इन लोगों के पास से बाहर की तरफ जा रही थी। वो मुश्किल से 2 कदम चली होगी कि तभी शुभम ने फिर से उसे रोक लिया और उससे कहा, जाने की इतनी भी क्या जल्दी है, मैं यहाँ तुमसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम्हें भागने की लगी है। अरे तुम जानते हो ना मैं कितने टाइम से तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हें लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ। इतने सारे लोगों के सामने तुम इस तरह मेरी इंसल्ट करके नहीं जा सकते हो। शुभम की बात सुनकर तानिया ने बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहा, मेरे पीछे आना बंद करो, मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी और ना ही तुमसे कोई रिश्ता बनाना है। अच्छा होगा कि तुम अपने लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ लो। इस बार तानिया से रिजेक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं अब शुभम अपना सब्र खो चुका था। अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए गुस्से में उसने सामने खड़ी हुई तानिया का चेहरा पकड़ा और उसे नीचे झुकाते हुए गुस्से में बोला, तुझे क्या लगता है बहुत ज्यादा सुंदर है तू, इसीलिए तू मुझे मना कर देगी? मैं यहाँ इतने दिनों से कुत्ते की तरह तेरे आगे पीछे घूम रहा हूँ और तू है कि देख भी नहीं रही मेरी तरफ? किस बात का घमंड है तुझमें? जैसे ही तानिया ने शुभम की बात सुनी तो उसे हंसी आ गई। उसने हंसते हुए अपना चेहरा उसकी पकड़ से छुड़वाया और फिर गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, पहली बात तो ये कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी क्या लिमिट है। दोबारा अगर मुझे टच करने की कोशिश भी की ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। और दूसरी बात, तू कुत्तों की तरह आगे पीछे घूम रहा है क्योंकि तू सच में कुत्ता है, इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ अपनी जैसी किसी अपनी कैटेगरी की लड़की को ढूंढ और उसके साथ सेट हो जा, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। तानिया ने जिंदगी में पहली बार किसी से इस तरह बात की थी, इसीलिए उसकी बात सुनकर यहाँ एक तरफ शुभम और बाकी सारे दोस्त हैरान हो गए थे और वहीं दूसरी तरफ तानिया की वो दोस्त भी काफी हैरान थी और मुंह फाड़कर उसी को देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी ये सूखी सी पतली सी दोस्त इतनी ज्यादा हिम्मत वाली होगी। तभी शुभम को तानिया की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से तानिया से कहा, अब चाहे जो हो जाए, तूने मुझे कुत्ता कहा ना, देख अब तू देख कुत्ता क्या कर सकता है। आज तुझे मेरे साथ नाइट वर्ल्ड क्लब चलना ही होगा। असल में आज शुभम का जन्मदिन था और नाइट वर्ल्ड क्लब इस सोसाइटी से कुछ दूरी पर ही बना हुआ था, एक फेमस क्लब था। शुभम के दोस्तों ने आज इसी क्लब में उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और वो सारे लोग आज मिलकर वहां ड्रिंक करने वाले थे। ऑफकोर्स अपनी इस बर्थडे पार्टी में इन लोगों को एक लड़की चाहिए थी जो इनका साथ दे सके और इन्हें कूल दिखाए। असल में शुभम के बाकी दोस्तों की गर्लफ्रेंड थी, बस उसी की नहीं थी। इसी वजह से शुभम को लगता था कि वो बाकी लोगों से कम है और इस चक्कर में वो तानिया को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। खुशकिस्मती से आज इवनिंग सेल्फ स्टडी सेशन था और इसी वजह से आज हाई स्कूल के ज्यादातर बच्चे सभी लेट आए थे और ये बात शुभम को भी पता थी, इसीलिए वो तानिया के घर आने के वक्त अपने लोगों के साथ सोसाइटी के गेट पर आ गया और वहीं उसका इंतजार करने लगा। शुभम चाहता था कि तानिया जैसी खूबसूरत लड़की आज उसके साथ उसकी बर्थडे पार्टी में आए और उसके बाकी सारे दोस्त उससे जले। अभी तक काफी टाइम से तानिया शुभम को अवॉइड कर रही थी, अगर आज तानिया मान जाती है तो अपने दोस्तों के सामने शुभम की नाक ऊंची हो जाएगी। शुभम अपने ग्रुप का लीडर था, इस वजह से उसके सारे दोस्त उसकी सारी बातों को मानते थे और वो चाहता था कि तानिया भी उसकी बात मानकर उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, जिससे बाकी सारे लोग उसे और भी ज्यादा इज्जत दें। ऐसा नहीं था कि कोई भी लड़की शुभम को भाव नहीं देती थी या उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती थी। बहुत सारी लड़कियां आई और उन्होंने शुभम को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोज भी किया, पर हर बार शुभम ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि शुभम को एक कल्चर्ड लड़की चाहिए थी जो सुंदर भी हो और टैलेंटेड भी, और ये दोनों गुण सिर्फ तानिया के अंदर थे। इसी वजह से शुभम इतने टाइम से इसी के पीछे पड़ा हुआ था। इतने टाइम से पीछा करने के बावजूद तानिया शुभम का ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और ये बात अब शुभम को काफी ज्यादा बुरी लग रही थी। एक तो शुभम पहले से ही आज अपने बर्थडे वाले दिन तानिया को अपनी गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर दे रहा था और अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेकर आया था। ऐसे में अगर वो आज खाली हाथ लौटता है तो उसके सारे दोस्त तो उसका मजाक बना देंगे, उसकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी। शुभम के साथ यहाँ पर कुछ ही लोग आए थे और बाकी सारे लोग वहाँ क्लब में उसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ आने से पहले शुभम ने उन सबको वादा किया था कि वो उनकी भाभी को और अपनी गर्लफ्रेंड को आज जरूर साथ लेकर आएगा और सब लोगों से मिलवाएगा। शुभम अपनी बातें कह ही रहा था तभी पता नहीं कि वहां से खड़ी उस मोटी लड़की में अचानक से हिम्मत आ गई और उसने शुभम को लगभग डांटते हुए कहा, शुभम क्या तुम पागल हो? जब कोई लड़की तुम्हें मना कर रही है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड वो नहीं बनना चाहती, क्यों तुम उसके पीछे जबरदस्ती पड़े हुए हो? एक तरफ मेरी दोस्त को देखो, दूसरी तरफ खुद को देखो, तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम उसके सामने उसके बराबरी में खड़े हो सको। ये मोटी लड़की एक बार में ही सारी बात बोल गई और शुभम के साथ साथ इस वक्त तानिया भी हैरान होकर आंखें फाड़ कर अपने इस दोस्त को देख रही थी। ये लड़की भले ही बाहर से बहुत हिम्मत दिखा रही हो पर अंदर ही अंदर डर के मारे इसका बहुत बुरा हाल हो गया था। उसने शुभम से कुछ ही शब्द कहे थे पर अभी तक डर के मारे उसका गला सूख चुका था। 16-17 साल की उम्र काफी बेकाबू होती है। इस उम्र में लड़का हो या लड़की, हर किसी में एक अलग ही जुनून होता है। उन्हें लगता है कि कोई उनकी इंसल्ट कर देगा या उनके सामने बोल देगा तो बाकी दुनिया उन पर हंसेगी
आजकल के चलन के हिसाब से तो अगर किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है तो ये उसके लिए सबसे ज्यादा बुरी बात है। ऐसा ही कुछ शुभम को भी लगता था। शुभम जो 17-18 साल का एक नौजवान था, उसका मानना था कि एक सुंदर और खूबसूरत लड़की तो उसकी गर्लफ्रेंड होनी ही चाहिए, सोसाइटी में उसका ताकि नाम बना रहे और जितने भी उसके दोस्त हैं वो सब उसकी और ज्यादा इज्जत करें। हालांकि जिस तरह से अभी अभी तानिया के दोस्त ने उसकी इंसल्ट की थी, उसके बाद तो शुभम चुप नहीं रह सकता था, खास करके तब जब उसके बाकी दोस्त उसे अपना लीडर मानते हैं और वो लोग भी उसे देख रहे हों। शुभम को इस वक्त इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत ही अपना हाथ उठाया और उस मोटी लड़की को थप्पड़ मारने के लिए बढ़ा दिया। अपने ऊपर हाथ उठते हुए देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई और उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर दिया। तभी तानिया बहुत ही हिम्मत के साथ उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई और शुभम पर चिल्लाते हुए बोली, हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखाओ इसे। तानिया के बीच में आ जाने की वजह से ना चाहते हुए भी शुभम को अपना हाथ नीचे करना पड़ा, क्योंकि वो तानिया पर तो हाथ नहीं उठा सकता था, खास करके उसके इतने खूबसूरत चेहरे पर तो बिल्कुल भी नहीं। शुभम भले ही हाथ नहीं उठा सकता था, पर उसने बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ तानिया से कहा, ठीक है, नहीं उठा रहा तुम्हारी दोस्त पर हाथ, अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ चलो। शुभम ने अपनी बात पूरी की ही थी, तभी तानिया ने साफ इनकार करते हुए एक बार फिर से शुभम के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि तुम ना सपने देखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। तानिया अच्छे से जानती थी कि शुभम उसे इस क्लब में क्यों लेकर जा रहा है। आधी रात होने को आई थी, ऐसे में किसी लड़के के साथ क्लब में जाना खुद अपना मुंह कुल्हाड़ी पर देने के बराबर था, इसीलिए तानिया ने साफ मना कर दिया था। अभी तक बार बार रिजेक्ट होकर शुभम का सब्र जवाब दे गया था और अब वाकई उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अब और ज्यादा तमीज से तानिया को अपने साथ चलने के लिए नहीं कह सकता था, क्योंकि उसके दोस्त अभी भी उसका इंतजार कर रहे थे। शुभम चाहता तो इस मैटर को और लंबा खींच सकता था, पर वक्त को देखते हुए उसने अपना हाथ उठाया और जबरदस्ती तानिया का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। हालांकि शुभम तानिया को हाथ भी लगा पाता, उससे पहले किसी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, अगर मरना नहीं चाहते हो तो इसे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। ये जवाब किसी और का नहीं बल्कि कार्तिक ने दिया था, जो फिलहाल तानिया और शुभम दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया था। अचानक से एक अनजान इंसान को सामने खड़े हुए देखकर एक बार के लिए तो शुभम बौखला गया, पर जल्दी ही वो कार्तिक को आंखें फाड़कर घूरने लगा। उसने सवालिया लहजे में पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामले में बीच में पड़ने की? लगता है तुम और ज्यादा जीना नहीं चाहते। कार्तिक के अचानक से सामने से आ जाने से एक बार के लिए तो शुभम को ऐसा लगा जैसे कार्तिक उसका कोई कॉम्पिटिटर है और इसी वजह से वो नर्वस हो गया था। पर जैसे ही शुभम ने कार्तिक को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा तो उसे समझ में आ गया था कि ये लड़का किसी भी तरह से तानिया के लेवल का तो है ही नहीं। कार्तिक ने इस वक्त सड़क छाप कपड़े पहने हुए थे और उसकी लैंग्वेज भी यहाँ की पहाड़ी भाषा जैसी नहीं थी, बल्कि दूसरे स्टेट की लग रही थी। और अगर एक बार कार्तिक को ध्यान से कोई देख ले तो यही समझेगा कि कार्तिक किसी दूसरे स्टेट से यहाँ काम करने के लिए आया हुआ कोई एक वर्कर। भला शुभम को कुछ भी करने से कैसे रोक सकता था? वो कैसे उसकी बातों के बीच में आ सकता था? ये बात शुभम को कभी गवारा नहीं थी। शुभम ने कार्तिक को एक नजर ऊपर से नीचे की तरफ देखा और फिर नाखुश होते हुए थोड़ा गुस्से में कार्तिक से बोला, अभी के अभी यहाँ से निकल जा वरना यहाँ जिंदा काट दूंगा। जहाँ एक तरफ शुभम कार्तिक को धमकी दे रहा था तो वहीं दूसरी तरफ तानिया भी हैरानी से कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक एक बार फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया था, पर तानिया को समझ में नहीं आ रहा था कि कार्तिक बार बार उसके आसपास क्यों आ रहा है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस अजनबी इंसान ने तानिया को आज काफी हैरान किया हुआ था और तानिया भी इस इंसान के बारे में जानना चाहती थी। आज कार्तिक ने सिर्फ उसे अच्छे से स्नैक्स ही नहीं खिलाए थे, बल्कि अब उसकी मदद करने के लिए शुभम से वो लड़ भी रहा था और ये बात तानिया को काफी अजीब लग रही थी। आपको क्या लगता है, क्या करेगा कार्तिक शुभम के साथ? और ज्यादा हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अजनबी लड़का उसके लिए ये सब कुछ क्यों कर रहा है। कभी उसे डिनर की ट्रीट दे रहा है तो कभी उसके लिए दूसरे लड़के से लड़ रहा है। तानिया को अब इंटरेस्ट आने लगा था और वो कार्तिक के बारे में जानना चाहती थी। तानिया कार्तिक को कुछ कहना चाहती थी, उसे रोकना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों उसके दिल में एक के बाद एक कई ख्याल आ रहे थे और वो आगे कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। कार्तिक समझ गया था कि तानिया कुछ कहना चाहती है, इसीलिए उसने अपने गुस्से को एक तरफ रखा और मुस्कुराकर तानिया की तरफ देखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ये प्रॉब्लम बस कुछ ही देर में सॉल्व हो जाएगी। कार्तिक की बात सुनकर शुभम को गुस्सा आ गया और उसने लगभग चीखते हुए कार्तिक से कहा, अबे तेरी औकात क्या है जो तू दूसरों के मामले सॉल्व करेगा? तुझे क्या लगता है कि मैं कोई 90s फिल्म का विलन हूँ जो इस हीरोइन को छेड़ रहा हूँ और तू हीरो बनके एंट्री मारेगा और हीरोइन को बचा के ले जाएगा? तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, किस परिवार से हूँ। सिर्फ एक सेकंड लगेगा मुझे, चुटकी बजाते ही मेरे गेम का द एंड हो जाएगा। शुभम ने कार्तिक की माली हालत देखकर उसे लगभग लताड़ते हुए कहा, पर बेचारे शुभम को कहाँ पता था कि उसकी एक उंगली से चुटकी बजाने से कार्तिक का कुछ नहीं होगा। पर अगर कार्तिक ने अपना हाथ दिखाकर उसे उंगली से इशारा भी कर दिया तो उसके लोग भूखे शेर की तरह शुभम और उसके दोस्तों पर टूट पड़ेंगे। वो पहले कार्तिक की मर्जी होगी फिर भगवान की। शुभम की बात सुनकर कार्तिक ने एक गहरी लंबी सांस ली और बहुत आराम से उसे समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, इस लड़की को परेशान करना बंद करो और अगर तुम अभी यहाँ से चले जाओगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, पर अगर तुमने कोई भी सीन क्रिएट किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऑफ कोर्स शुभम अभी यंग एज में था, गर्म खून का होने की वजह से उसने कार्तिक की इस धमकी को सीरियसली नहीं लिया, बल्कि उसे तो ये लग रहा था कि कार्तिक निहायत ही डरपोक आदमी है जो दूर दूर से शुभम को डराने की कोशिश कर रहा है। उसकी इस बच्चों वाली हरकत पर शुभम को हंसी आ गई
शुभम ने कार्तिक का मजाक उड़ाते हुए कहा। अबे तेरी अपनी हालत तो भिखारी से कम नहीं लगती, तू मुझे धमकी दे रहा है। शुभम ने अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी उसके साथ आया एक दोस्त बीच में आ गया और कार्तिक को बीच में धमकाते हुए बोला, यार शुभम, लगता है इस कछुए को दिखाई नहीं देता, इसीलिए तो शेर के सामने आकर उसे डराने की कोशिश कर रहा है। चला जा उसको सबक सिखाते हैं। असल में शुभम और उसके दोस्त हर वक्त किसी न किसी से झगड़ा करते रहते थे और पिछले कुछ दिनों से उन्हें कोई शिकार नहीं मिला था जिनके साथ वो लोग लड़ सके, इसीलिए उसके मन में गुस्सा भरा हुआ था। पर आज कार्तिक को देखकर उसका गुस्सा निकलने लगा और उन्हें मौका मिल गया था किसी को परेशान करने का और उसे सताने का। वहीं दूसरी तरफ तानिया ने जब देखा कि कार्तिक अकेला है, के सामने 5 लोग खड़े हुए हैं, तो उसने तुरंत कार्तिक को यहाँ से जाने के लिए कहा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते कार्तिक खुद मुसीबत में पड़ जाए। यही सोचकर तानिया ने कार्तिक से कहा, तुम्हें अभी के अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, ये सब लोग आसपास में ही रहते हैं और ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अपना मामला खुद संभाल लूंगी। वैसे तो तानिया मन ही मन बहुत ज्यादा खुश थी, कार्तिक खुद से उसकी मदद करने के लिए आया था, पर वो अपनी वजह से कार्तिक को मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। और तानिया की बात सुनकर कार्तिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए तानिया से कहा, कोई बात नहीं, तुम आराम से वहां बैठकर ये खेल देखो। और इतना कहकर कार्तिक ने शुभम को देखकर एक सरकास्टिक स्माइल दे दी। कार्तिक की सरकास्टिक स्माइल देखकर एक बार के लिए तो शुभम भी दंग रह गया और ना जाने किस सोच में खो गया। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक की मुस्कान को देखकर तानिया भी हैरान रह गई। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कार्तिक की मुस्कान के पीछे उसका गहरा कॉन्फिडेंस छुपा हुआ है। कार्तिक की आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शुभम उसके लिए सिर्फ एक चींटी के बराबर है, जिसे वो बड़ी आसानी से निपटा सकता है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तानिया को मन ही मन थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि शुभम और बाकी लोगों की पहचान सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये लोग तो आसपास में काफी ज्यादा फेमस थे। जिस मोहल्ले में या जिस सोसाइटी में तानिया अभी रहती थी, वो एक ओल्ड बिल्डिंग थी और आसपास दूर दूर तक सिर्फ मिडिल क्लास लोग ही रहते थे। बहुत सारे लोग गुजर रहे थे, पर किसी में इतनी हिम्मत थी नहीं कि वो बीच में जाकर शुभम को या उसके दोस्त को रोक सके या उसके खिलाफ कुछ बोल सके। जैसे ही आसपास से गुजरते हुए लोगों ने देखा कि शुभम इस वक्त अपनी दादागिरी कर रहा है, तो किसी ने भी सिर उठाने तक की हिम्मत नहीं की और चुपचाप अपना सिर नीचे करके वहां से निकल गए। ये नज़ारा देखकर साफ समझा जा सकता था कि यहाँ रहने वाले लोग शुभम से कितना ज्यादा डरते थे। और वहीं दूसरी तरफ तानिया की नजरों में कार्तिक सिर्फ एक वर्कर था जो दूसरे स्टेट से यहाँ काम करने आया था। ऐसे में तानिया बिल्कुल चाहती भी नहीं थी कि कार्तिक अपने आप को किसी भी मुसीबत में डाले। कार्तिक यहाँ अकेला था और अगर उसने शुभम या यहाँ के बाकी लोकल गुंडों को कुछ भी किया तो कार्तिक वाकई बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा और हो सकता है कि वो दोबारा कभी उत्तराखंड या ऋषिकेश आने के बारे में भी ना सोचेगा। तानिया ने अपने मन में सोचा कि अगर कार्तिक सच में कोई वर्कर है तो शायद अब यहाँ से भागने या फिर कुछ और करने के लिए उसे काफी देर हो चुकी है, क्योंकि शुभम कार्तिक पर हमला करने ही वाला था। आखिर वो इतनी आसानी से अपने शिकार को यहाँ से क्यों जाने देता। वहीं दूर खड़ी मैगी और बाकी लोगों ने जब कार्तिक के सामने खड़े शुभम और उसके दोस्तों को कार्तिक पर किसी भी तरह का हमला करते हुए या हमला करने की कोशिश करते हुए देखा, तो वो लोग भागकर कार्तिक के पास आने ही वाले थे, पर कार्तिक ने उन्हें आंखों से इशारा करके अपने पास आने से मना कर दिया। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि ये लोग यहाँ के लोकल गुंडे और 17-18 साल के कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। अगर कार्तिक इनसे भी नहीं लड़ पाया तो उसके मर्द होने का कोई फायदा नहीं। और वैसे भी कार्तिक ने कहीं ना कहीं मन ही मन तानिया को अपनी बहन मान लिया था और वो चाहता था कि वो किसी भी बॉडीगार्ड से अपनी बहन की रक्षा ना करवाकर खुद ही उसे प्रोटेक्ट करे। और दूसरी तरफ इतनी छोटी सी बात के लिए मैगी और बाकी लोगों को अपनी असली पहचान सबके सामने लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर ये लोग सबके सामने आ जाते तो जल्दी ही बाकी लोगों को और तानिया को पता चल जाता कि कार्तिक कोई वर्कर नहीं है बल्कि कोई बहुत बड़ा आदमी है। हालांकि शुभम जो ध्यान से कार्तिक को देख रहा था, जैसे ही कार्तिक ने आंखों से मैगी की तरफ इशारा किया तो शुभम को कुछ सही नहीं लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कार्तिक उसे कमज़ोर समझने की गलती कर रहा है और यही सोचकर शुभम को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से अपने दोस्तों से कहा, ये कछुआ मुझे कम समझने की गलती कर रहा है और इसमें कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया है, इसे तुरंत मेरे पास लेकर। शुभम अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही वो एकदम दंग रह गया, क्योंकि कार्तिक धीरे धीरे उसके पास आ रहा था और उसके करीब आते जा रहा था। अगले ही पल कार्तिक ने अपनी कलाई को अपने दूसरे हाथ से मरोड़ा और शुभम के मुंह पर जोर का तमाचा दे मारा। कार्तिक ने इतनी तेज मारा कि अगले ही पल शुभम के चेहरे का नक्शा बदल गया और उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई। थप्पड़ इतनी तेज पड़ा था कि कार्तिक का हाथ लगते ही शुभम 2-3 कदम पीछे हट गया। 1 मिनट के लिए तो उसे एहसास तक नहीं हुआ, पर अगले ही पल शुभम की आंखें गोल गोल घूमने लगी और वो चक्कर खाकर वहीं नीचे जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। कुछ देर के लिए शुभम को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है। कार्तिक का एक थप्पड़ पड़ते ही शुभम का दिमाग तो ऐसे चकराया जैसे किसी ने उसे 360 डिग्री पर घुमा दिया हो। शुभम की ऐसी हालत देखकर उसके बाकी दोस्त भी सुन्न हो गए और कोई भी कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। शुभम को थप्पड़ मारने के बाद कार्तिक अपनी कलाई को सहलाने लगा, क्योंकि उसने पहली बार किसी को इस तरह थप्पड़ मारा था जिसकी वजह से उसकी कलाई ट्विस्ट हो गई थी। अभी तक शुभम को होश आ गया था और जब उसने देखा कि कार्तिक साफ साफ उन लोगों पर स्नैक अटैक कर रहा है, तो उन लोगों ने इधर उधर की बातें करके अपना टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं समझा। उसने तुरंत अपनी जगह से खड़े होकर कार्तिक पर अटैक करना सही समझा। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को भी लड़ाई के बीच में पंच डायलॉग्स सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे ये सब कुछ बहुत बोरिंग लगता था।
इसीलिए उसने फिर से खुद की कलाई को ठीक किया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। ट्रेनिंग के दौरान मैगी ने कार्तिक को समझाया था कि इस सिचुएशन को उसे किस तरह से डील करना है। अगर एक अकेले इंसान को कई लोगों से लड़ाई लड़नी हो तो उसे तुरंत एक्शन मोड में रहकर जल्दी जल्दी अपने दुश्मनों को कम करना होता है। वो किसी भी चीज का इंतजार नहीं कर सकता है। मैगी ने कार्तिक को बताया था कि अगर बहुत सारे दुश्मन हो तो सबसे पहले एक आदमी को पकड़कर उसे मारना चाहिए, और इतना मारना चाहिए कि वो वापस उठने लायक ना रहे। इससे बाकी लोग कमजोर पड़ जाएंगे, उनकी हिम्मत टूट जाएगी। कार्तिक पहली बार अपने दम पर अकेले लड़ाई लड़ रहा था, इसीलिए उसे आज काफी मजा आ रहा था। यहाँ उसे कोई नहीं जानता था, इसी वजह से आसपास कोई जज करने वाला भी नहीं था। कार्तिक आराम से बिंदास होकर किसी स्ट्रीट फाइटर की तरह अपने दुश्मनों से लड़ रहा था। कार्तिक ने ध्यान से शुभम की तरफ देखा और फिर एक नजर उसके बाकी दोस्तों को देखा, जो अभी भी हैरान होकर कभी कार्तिक को दिख रहे थे तो कभी शुभम को। और शुभम जो जमीन पर गिरा हुआ था, उसने गुस्से से अपने दोस्तों को गाली देते हुए कहा, अबे साले खड़े खड़े क्या देख रहे हो, इसने मुझ पर हाथ उठाया, जाकर इसे मारो, ये वापस खड़ा ना हो पाएगा। कि जैसे ही वहां खड़े शुभम के दोस्तों ने शुभम की बात सुनी तो सारे लोग जल्दी से अपने होश में आए और कार्तिक को देखने लगे। और वहीं दूसरी तरफ वो मोटी लड़की जो तानिया की दोस्त थी, उसने जब देखा कि कार्तिक बराबर शुभम और उसके दोस्तों की धुलाई किए जा रहा है तो ये देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसका डर दूर हो गया और उसने कार्तिक पर लाइन मारते हुए बोला, और हैंडसम, इतनी मोटी लड़की जिसका नाम गोलू था। उसने उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि कार्तिक जैसा सिंपल सा वर्कर शुभम और उसके लोगों के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा, और ना ही गोलू ने ये उम्मीद की थी कि कार्तिक इतना ताकतवर होगा कि एक ही थप्पड़ में शुभम की पूरी दुनिया उजाड़ देगा। और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक की ताकत और फाइटिंग स्किल्स देख के तानिया को कार्तिक पर थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कौन है ये लड़का जो दिखने में इतना फटीचर जैसा है, लेकिन इसकी फाइटिंग स्किल्स तो बड़ी गजब की है और ये किसी से डरता भी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ शुभम और उसके दोस्त इतने डरपोक नहीं थे जितना कार्तिक ने सोचा था। वो लोग तुरंत एक साथ खड़े हुए और आंखों ही आंखों में एक दूसरे से इशारा करके उन लोगों ने एक साथ कार्तिक पर अटैक कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या कार्तिक खुद को बचा पाएगा इन लोगों से? और क्या शुभम और उसके दोस्त एक साथ खड़े हुए, सभी ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और अगले ही पल कार्तिक पर एक साथ अटैक कर दिया। अभी तक कार्तिक की परफॉर्मेंस देखकर इतना तो समझ में आ गया था कि कार्तिक कोई सिंपल सा दुखियारी टाइप का लड़का नहीं है जिसे कोई भी कैसे भी परेशान कर सके। शुभम और उसके दोस्त ये जानते थे कि अगर उन्होंने आज कार्तिक को नहीं हराया तो इस पूरे मोहल्ले में उनका रहना मुश्किल हो जाएगा और कोई भी उनसे डरेगा नहीं। शुभम और उसके दोस्त आपस में इशारों में बातें कर रहे थे। उन्होंने आज से पहले बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी और इसी वजह से इन लोगों में इतना कॉन्फिडेंस था कि वो आज कार्तिक को हरा ही देंगे। यही सब सोचकर उन्होंने एक साथ कार्तिक पर हमला कर दिया। हालांकि जितना उन्होंने सोचा था, रियलिटी उससे बहुत ज्यादा अलग थी। एक साथ एक ही टाइम पर कई लोगों के पिटने की आवाज आई और अगले ही पल दर्द के मारे चिल्लाते हुए शुभम के सारे दोस्त जमीन पर गिर गए थे। शुभम और उसके दोस्तों का ऐसा हाल देखकर कार्तिक को इतनी अच्छी लड़ाई लड़ते हुए देखकर वो मोटी लड़की गोलू और तानिया एकदम हैरान हो गई। गोलू तो कार्तिक को लगातार बिना पलक झपकाए देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। अभी तक पूरा माहौल एकदम शांत हो चुका था। हवा का शोर भी किसी के कानों में नहीं पड़ रहा था। कुछ देर तक इसी तरह जमीन पर पड़े रहने के बाद शुभम और उसके दोस्त थोड़ी हिम्मत करके खड़े हुए। ये सच था कि आज शुभम किसी भी हाल में कार्तिक से हारना नहीं चाहता था, पर एक सच्चाई ये भी थी कि ये लोग सिचुएशन देखकर ही रिएक्ट करते थे। इन लोगों को पता नहीं था कि कार्तिक उनसे ज्यादा ताकतवर है, और इसीलिए कुछ सोचकर शुभम ने गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कार्तिक की तरफ देखा और उससे कहा, समझ गया हूं मैं, शायद तुम्हें समझने में हमने गलती कर दी थी, पर अगर हिम्मत है तो अपना नाम बता कर दिखाओ। असल में शुभम अभी यहाँ से भागकर अपनी जान बचाना चाहता था और कार्तिक का नाम जान करके वो बाद में कार्तिक से अपना हिसाब बराबर करना चाहता था। इतनी मार खाने के बाद भी शुभम को अभी भी यही लग रहा था कि कार्तिक एक दूसरे स्टेट से आया हुआ लड़का है और इसे मारना या इससे डील करना यहाँ के लोकल लोगों से डील करने से भी ज्यादा आसान है, भले ही उसे कितनी भी अच्छी फाइट क्यों ना आती हो। शुभम के पास बहुत सारे लोग थे, भले ही आज ये 4-5 लोग कार्तिक से नहीं लड़ पाए, पर अगर शुभम के सारे दोस्त एक साथ आ जाएं तब तो कार्तिक उनके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। शुभम की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए उससे कहा, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरा नाम जान सके। अगर तुझे मेरे साथ और ज्यादा लड़ाई नहीं करनी है तो अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जा, वरना मार मार कर तुम लोगों का भरता बना दूंगा। शुभम इस वक्त काफी डरा हुआ था, इसीलिए उसने कार्तिक की बात सुनकर उसे घूर के देखा और उसके बाद उसे वार्निंग देते हुए बोला, ठीक है, अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर शुभम अपने बाकी दोस्तों के साथ वहां से चला गया। अगले ही पल कार्तिक ने हल्के से हाथों से ताली बजाई, जिसका मतलब था कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को इशारा करके कह रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे कोई चोट नहीं आई। कार्तिक का इशारा मिलते ही सारे सबॉर्डिनेट्स थोड़े खुश हो गए और उनकी सांस में सांस आई। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक तानिया की तरफ मुड़ा और उसे देखकर उसे बोला, तुम्हारी जो भी मुसीबत थी वो खत्म हो गई। मुझे लगता है कि तुम दोनों को अब जल्दी से घर चले जाना चाहिए, काफी लेट हो गया। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने चिंता करते हुए कार्तिक से कहा, हम तो घर चले जाएंगे, पर तुम्हारा क्या? अगर शुभम और उसके दोस्त बाद में तुम्हें ढूंढते हुए आए तो फिर तुम इतने सारे लोगों से कैसे लड़ोगे? तानिया को इस बात की चिंता हो रही थी कि शुभम वापस जरूर आएगा और अपने दोस्तों के साथ यहाँ आकर जरूर कार्तिक से बदला लेगा। आज का मामला तो भले ही कार्तिक ने अच्छे से संभाल लिया था, पर फिर भी शुभम इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा।
वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं उन लोगों को संभाल लूंगा। वैसे भी वो कॉलेज के स्टूडेंट्स लगते हैं और इस उम्र में जोश कुछ ज्यादा ही होता है। पर तुम चिंता मत करो, मुझे अच्छे से पता है कि ऐसे बिगड़े हुए लड़कों को संभाला कैसे जाता है। कार्तिक इस वक्त जो कुछ भी बोल रहा था उस बात पर तानिया का विश्वास ना करना लाजमी था। तानिया को मन ही मन ऐसा लग रहा था कि कार्तिक बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। यही सब सोचकर उसने कार्तिक को एडवाइस देते हुए कहा, मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हें ओल्ड सिटी छोड़कर चले जाना चाहिए और हो सके तो वापस अपने घर चले जाओ, क्योंकि अगर शुभम और उसके दोस्तों ने तुम्हें ढूंढ लिया तो वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप खड़ा रहा। जब तानिया ने देखा कि कार्तिक कुछ नहीं कह रहा तो उसने तुरंत कार्तिक से कहा, देखो तुम ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए ये सारी बातें कर रही हूँ। वैसे तो हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, पर जिस तरह से अनजान होते हुए भी तुमने मेरी मदद की है उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम या कोई और किसी भी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। तानिया की बात सुनकर इस बार कार्तिक ने थोड़ा सख्त होते हुए कहा, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, पर तुम्हारा क्या? अगर कल वो लड़का शुभम और उसके दोस्त मुझे ढूंढने के लिए आए और मैं उन्हें यहाँ नहीं मिला तो क्या वो अपना सारा गुस्सा तुम पर नहीं निकालेंगे? हो सकता है कि वो लोग तुम्हारे साथ कुछ गलत भी कर दें। कार्तिक की बात सुनकर तानिया किसी सोच में पड़ गई। फिर उसने कार्तिक से कहा, मैं संभाल लूंगी। हमारे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जल्दी ही होने वाले और एग्जाम पूरे होते ही मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊंगी, फिर शुभम और उसके दोस्त मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने तुरंत उससे कहा, वाह बहुत अच्छी प्लानिंग है, पर क्या तुम मुझे बताओगी कि जब तक तुम्हारे एग्जाम चलेंगे तब तक तुम उस शुभम को इग्नोर कैसे करोगी? कार्तिक कम ये सवाल सुनकर तानिया कुछ बोलते हुए बीच में ही चुप हो गई। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक तुरंत ही उसे काउंटर क्वेश्चन पूछ लेगा। इस वक्त कार्तिक और तानिया दोनों ही चुप थे और चारों तरफ शांति ही शांति थी। कुछ देर इसी तरह चुप रहने के बाद कार्तिक ने हंसते हुए कहा, तुम उस शुभम और उसके दोस्तों की चिंता बिल्कुल मत करो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कार्तिक को इतना कॉन्फिडेंट देखकर तानिया ने हैरान होते हुए उससे पूछा, तुम क्या करने वाले हो? शुभम के पास 1 दर्जन से भी ज्यादा दोस्त हैं और सब एक से बढ़कर एक बढ़िया फाइटर हैं, तुम अकेले उन सबसे कैसे लड़ोगे? तानिया का सवाल सुनकर कार्तिक ने बिना पलक झपकाए कुछ सोचते हुए उससे कहा, ऑफ कोर्स वो मेरा सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। वैसे अगर तुम पूछ रही हो तो इतना बता देता हूँ कि मैं इस पूरे ऋषिकेश में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ गांव से आए हुए और भी साथी हैं। कार्तिक की बात सुनकर तानिया ने कहा, वो तो ठीक है, पर इतना कहते कहते तानिया बीच में ही चुप हो गई। अब उसे डर था कि कहीं कार्तिक की जान को कोई खतरा ना हो जाए। एक तरफ तानिया बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कार्तिक इन सब मामलों में फंसे और वहीं दूसरी तरफ उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस शुभम का वो क्या करे और कैसे इस मुसीबत से बाहर निकले। थोड़ी देर तक तो वो मन ही मन कुछ सोचती रही और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि ये उसकी अपनी प्रॉब्लम थी जिसमें कार्तिक उसके लिए अनजान था। कार्तिक ने अचानक से ही उसकी मदद कर दी थी। तानिया किसी भी इंसान की मदद लेना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो बिल्कुल चाहती नहीं थी कि कोई भी उसके मामले में पड़े या बिना वजह अपनी नाक घुसाए। तानिया को चुप देख के कार्तिक ने खुद ही मुस्कुराते हुए उससे कहा, ठीक है बहुत ज्यादा मत सोचो, मैं भी चलता हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर कार्तिक ने बाय करते हुए अपना हाथ हवा में लहराया और वहां से वो जाने लगा। और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक की बात सुनकर तानिया बिना पलक झपकाए उसे तब तक देखते रही जब तक उसकी वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसके बाद गोलू उसके पास आई और बोली, उसे देखना बंद करो, वो जा चुका है। तब जाकर कहीं तानिया अपने होश में वापस आई और उसने खुद को संभालते हुए गोलू से कहा, चलो हम भी वापस चलते हैं। तानिया की बात सुनकर गोलू थोड़ी सी नाराज होते हुए बोली, उसने हमारी इतनी ज्यादा मदद की और तुमने उसका नाम तक नहीं पूछा, कम से कम नाम तो पूछ लेती, ताकि फ्यूचर में अगर कभी उससे मिलना हो तो अनजान लोगों की तरह ना मिलना पड़े। जैसे ही तानिया ने गोलू की बात सुनी तब जाकर उसे एहसास हुआ कि इन सब बातों के चक्कर में तो वो उस लड़के से उसका नाम पूछना ही भूल गई। तानिया को इस वक्त खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कार्तिक ने उसकी इतनी मदद की और उसने ना ही उस कार्तिक से नाम पूछा और ना ही ठीक से उसे थैंक यू बोला। तानिया को फिर से कुछ सोचते हुए देखकर गोलू ने एक लंबी सांस लेते हुए उससे कहा, तानिया इतने सुंदर और हैंडसम लड़के से बार बार मुलाकात नहीं होती है। तुमने ना तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिया और ना ही उसका नाम पूछा। मुझे नहीं लगता कि हम लोग फ्यूचर में कभी उससे मिल भी पाएंगे। गोलू की बात सुनकर तानिया को और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, पर अब पछताने से क्या फायदा, क्योंकि कार्तिक कब का जा चुका था। अब अगर तानिया उसके पीछे जाती भी है तो भी कार्तिक उसे कहीं भी मिलने वाला नहीं था। गोलू बार बार तानिया को एक ही बात पर सुना रही थी, पर कुछ सोचकर उसने एक्साइटेड होते हुए तानिया से पूछा, तानिया सच सच बताओ, क्या तुमने अभी अभी उस हैंडसम लड़के को बहुत करीब से देखा था? वो हैंडसम लड़का दिखने में जितना ज्यादा सुंदर है, उसकी फाइटिंग स्किल्स उतनी ही ज्यादा अच्छी हैं। उसने एक ही मिनट में शुभम और उसके सारे दोस्तों को धूल चटा दी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई मूवी का सीन देख रही हूँ। गोलू की बात सुनकर तानिया ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। गोलू ने जब देखा कि तानिया उसकी बातों से सहमत है और उसकी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है, तो उसने अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए कहा, थोड़ी देर पहले तुम कह रही थी कि वो एक गरीब वर्कर है। अगर ऐसी बात है तो उसमें इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल कहाँ से आ गई? कहीं वो कोई यूनिक स्किल रखते हुए किसी हिडन ऑपरेशन पर तो नहीं है, या फिर वो हम लोगों से कुछ छुपा रहा है? तानिया ने जब देखा कि उसकी दोस्त लगातार बोले जा रही है और चुप भी नहीं हो रही, तो उसने गोलू के सिर पर हल्के से टपरी मारते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही जासूसी कर रही हो? तानिया की बात सुनकर गोलू ने मुंह बनाते हुए और थोड़ा दुखी होते हुए कहा, मुझे सच में बुरा लग रहा है,
काश मैंने उसका फ़ोन नंबर मांग लिया होता या उसके पूछने से पहले ही अपना फ़ोन नंबर दे दिया होता। मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं दोबारा कभी उससे मिल भी पाऊंगी या नहीं। इतना कहते कहते तानिया और गोलू दोनों कॉलोनी के कॉरिडोर में आ गए और वहां पर अपनी अपनी साइकिल को एक लाइन में पार्क कर दिया। गोलू अपने घर चली गई और तानिया वहीं कॉरिडोर में चारों तरफ फैले अंधेरे को देख के दुखी होते हुए एक गहरी लंबी सांस लेने लगी, क्योंकि इस वक्त आसपास में कोई और था नहीं। तानिया सच में जितनी जल्दी हो सके अपने इस घर को छोड़कर चले जाना चाहती थी। भले ही बाहर रहने वाले लोगों को पता था कि ये तानिया का अपना घर है, पर असल में इस घर में उसकी कोई जगह नहीं थी। आखिर क्यों तानिया अपने ही घर को छोड़कर चले जाना चाहती थी? क्या राज है तानिया की जिंदगी का? जानने के लिए कॉरिडोर में अपनी साइकिल पार्क करते हुए तानिया के कदम एकदम से रुक गए। वैसे तो उसे अपने घर जाना था, पर सच कहें तो वो घर उसका था ही नहीं। अपना मन मारकर तानिया अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई। अपनी जेब से चाबी निकालकर उसने घर का दरवाजा खोला। जैसी उसने उम्मीद की थी, अभी भी उसका कमरा बिल्कुल वैसा ही था। उसका छोटा भाई लकी फोन में गेम खेलते खेलते सोफे पर सो गया था। तानिया की माँ अभी अभी टीवी पर कोई बोरिंग सा सास बहू ड्रामा वाला सीन देख रही थी और वहीं उसके सौतेले पापा कोने में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। जैसे ही तानिया की माँ पलक ने देखा कि तानिया घर वापस आ गई है और उन्होंने एक नजर तानिया की तरफ देखा तक नहीं, बस इतना कहा, तुम वापस आ गई। तानिया के घर का दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर तानिया के सौतेले बाप ने उसकी तरफ देखते हुए कोल्ड स्माइल देते हुए कहा, इतनी रात को कहाँ से घूमते हुए आ रही हो? किस लड़के के साथ घूम रही थी? अपने सौतेले पिता की ऐसी बातें सुनकर तानिया को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। एक यही कारण था जिसकी वजह से वो इस घर में रहना नहीं चाहती थी। उसके सौतेले पिता उसे हमेशा गंदी नजरों से देखते थे। उनकी आंखों में साफ पता चलता था कि वो मौका मिलते ही तानिया को झपट लेंगे। इसीलिए तानिया जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहती थी। तानिया अगर सच कहे तो ये उसका घर था ही नहीं और इस घर में किसी को भी उसकी परवाह थी नहीं, यहाँ तक कि उसकी अपनी सगी माँ को भी नहीं। तानिया के साथ लगभग हर दिन यही बर्ताव होता था। अब उसने भी परवाह करनी छोड़ दी थी। उसने जो पीठ पर अपना बैग टांगा हुआ था उसे एक तरफ रखा और पास ही की टेबल पर अपने साथ लाए हुए स्नैक्स रख के उन्हें चुपचाप खाने लगी। खाने की खुशबू सूंघकर अभी तक तानिया का सौतेला छोटा भाई लकी भी जाग गया था और अब उसने टेबल पर रखे हुए स्नैक्स को देखा तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी बहन का मजाक बनाने के लिए कोई दूसरा मौका मिल गया हो। स्नैक्स को देखकर लकी ने तानिया से पूछा, क्या बात है, आज समोसे के साथ साथ तुम ऑमलेट भी लेकर आई हो? जितना मुझे पता है ऑमलेट काफी महंगा आता है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तानिया इतने बिगड़े हुए सौतेले भाई की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, पर जब उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो वो जो उसे लगातार घूर कर देख रही थी, तो उसने जवाब देते हुए कहा, मैंने अपनी मेहनत से ये पैसे कमाए तो इसमें गलत क्या है? मैं अपने पैसों से कुछ भी खरीद कर खा सकती हूँ। जैसे ही लकी ने तानिया की बात सुनी तो उसने तुरंत गुस्से से कहा, क्या कहा तूने? खुद की मेहनत से पैसे कमाए? कौन सी मेहनत? अमीर लड़कों को फंसाकर उनके साथ हुकअप करने से मिलने वाले पैसे को तुम मेहनत की कमाई कहती हो? जैसे ही तानिया ने अपने भाई की बात सुनी तो उसका सब्र जवाब दे गया। उसने गुस्से से टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए लकी से कहा, लकी अपनी बकवास बंद करो और मुझसे तमीज से बात किया करो। लकी को तो जैसे एक और बहाना मिल गया, अपनी बहन को अपने माँ बाप के सामने जलील करने का बहाना। इसलिए उसने तुरंत चिल्लाते हुए और थोड़ा रोने का नाटक करते हुए अपनी माँ से कहा, मॉम देखा आपने तानिया मुझे कैसे धमकी दे रही है? जैसे ही तानिया की मॉम पलक ने अपने बेटे लकी की बात सुनी तो उसने तुरंत तानिया का चेहरा अपनी तरफ पलटा और गुस्से से बोली, तानिया अब तुम बच्ची नहीं रह गए हो, तुम अपने छोटे भाई के साथ बच्चों की तरह झगड़ा कैसे कर सकती हो? जैसे ही तानिया ने अपनी माँ की बात सुनी तो उनका दिल एकदम से बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ इन दोनों बच्चों में इतना भेदभाव क्यों करती है। लकी और तानिया दोनों ही एक ही माँ के पेट से जन्मे थे, पर फिर भी जब लकी पैदा हुआ था तब से उसकी माँ ने तानिया को एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं समझा है। और अब तो ये रोज की बात हो गई। तानिया को अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए उसने जल्दी जल्दी अपना डिनर किया और अपना स्कूल बैग लेकर अपने कमरे में चली गई ताकि अपना होमवर्क रिवाइज कर सके। शाम को सेल्फ स्टडी सेशन होने की वजह से आज तानिया को घर में आने में काफी लेट हो गया था और इस वक्त लगभग आधी रात हो चुकी थी। अब उसमें और ज्यादा हिम्मत नहीं बची थी, इसीलिए वो जल्दी से कुछ देर आराम करने के लिए चली गई ताकि थोड़ी सी एनर्जी रिकैप करके फिर से अपनी पढ़ाई कर सके। तानिया बस इतना चाहती थी कि हर हाल में उसे अच्छे मार्क्स मिल जाएं और एक अच्छी सी स्कॉलरशिप मिल जाए, जिससे वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर वहीं हॉस्टल में रह के अपनी पढ़ाई पूरी कर सके ताकि उसे इस घर में और ज्यादा ना रहना पड़े। तानिया हर हाल में इस घर से निकलना चाहती थी, इसीलिए वो दिन रात मेहनत करती थी। पर अगर देखा जाए तो आज की रात तानिया के लिए बाकी रातों से काफी ज्यादा अलग थी। इस वक्त उसके दिल और दिमाग में कई तरह के इमोशंस चल रहे थे। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि अपनी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगा सके, पर उसका मन जैसे पढ़ाई में लगने को तैयार ही नहीं। फाइनली थक हार कर तानिया ने अपनी किताबों को एक तरफ रखा और जाकर बेड पर लेट गई। तानिया बेड पर लेटी ही थी तभी उसे बाहर लिविंग रूम से एक आवाज अपने कानों में आती हुई सुनाई दी, माँ तानिया हर वक्त घर में रहती है और ये हम लोगों के लिए काफी मुसीबत खड़ी कर रही है। मुझे लगता है हमें जल्दी से जल्दी तानिया की शादी कर देनी चाहिए। तानिया की सगाई करने पर हम लोगों को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, हम उन गिफ्ट से बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। जैसे ही कमरे में लेटी हुई तानिया ने अपने भाई की बात सुनी तो उसने तुरंत गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसे मन ही मन इस वक्त लकी पर बहुत गुस्सा आ रहा था और इसीलिए उसने अपने आप से बात करते हुए कहा, सौतेला भाई हमेशा सौतेला ही रहेगा, मेरे पास पापा नहीं है ना, इसलिए तुम लोग मिलकर मुझे सता रहे हो। और वहीं दूसरी तरफ तानिया की माँ पलक ने लकी की बात सुनी तो उसे समझाते हुए बोली, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो लकी, तुम्हारी बहन की अभी उम्र क्या हुई है? शादी करने के लिए कम से कम 18 साल का होना जरूरी है। तानिया सिर्फ 17 साल की है अभी।
अपनी माँ की बात सुनकर लकी ने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ आप समझ नहीं रही हैं, तानिया की शादी के लिए ये टाइम बिल्कुल ठीक है। हम लोग अभी किसी अच्छे और अमीर आदमी को देख के उसकी सगाई कर देते और उसके 18 साल के होने के बाद शादी करवा देंगे। इससे हम लोगों को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जैसे ही तानिया के सौतेले पिता ने अपने बेटे की बात सुनी तो उन्होंने तुरंत सहमत होते हुए कहा, लकी बिल्कुल ठीक कह रहा है, और वैसे भी हमारे देश में तो गांव में ही नहीं शहरों में भी ऐसा होता है, इसमें गलत क्या है। असल में तानिया के सौतेले पापा के पास कोई भी प्रॉपर जॉब नहीं था, तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई और उन्होंने तुरंत बिना सोचे समझे इस बात के लिए हाँ कह दी। असल में तानिया के सौतेले पापा के पास कोई भी प्रॉपर जॉब थी नहीं। वो ज्यादातर घर पे ही रहा करते थे और हर वक्त शराब पीते रहते थे, और बाई चांस कभी घर से बाहर निकलते तो किसी को बेवकूफ बनाकर उससे पैसे ले लेते थे। और कई बार तो तानिया के सौतेले पापा जुआ खेलते भी थे, और अगर कभी जीत जाते थे तो उन पैसों को घर लेकर आते थे और उससे फिर से शराब पीते थे। अगर हार जाते थे तो तानिया की माँ पलक के पास आकर उनके सामने गिड़गिड़ाकर उनसे पैसे मांगने लगते थे। ओवरऑल अगर बताया जाए तो तानिया के सौतेले पापा सोसाइटी के लिए एक दीमक से ज्यादा कुछ नहीं थे, जो धीरे धीरे पूरी सोसाइटी को खराब कर रहे थे। जैसे ही तानिया के पापा ने सुना कि तानिया की सगाई करके गिफ्ट के रूप में वो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, उनका दिल एकदम से बाग बाग हो गया। असल में ये सगाई ना होकर सिर्फ एक सौदा होने वाला था, जिसमें कम उम्र की खूबसूरत लड़की की शादी अमीर किसी आदमी से करवा दी जाती थी और वो लोग बदले में लड़की के माँ बाप को 10-5 लाख रुपए दे देते थे। और जहां तक तानिया की खूबसूरती की बात थी, उस हिसाब से इन लोगों को और भी ज्यादा पैसे मिल सकते थे। हालांकि तानिया के पापा को आगे चलकर इस बात का दुख जरूर होगा कि तानिया जैसी खूबसूरत लड़की को वो कभी हाथ तक नहीं लगा पाए। वहीं दूसरी तरफ जब लकी ने देखा कि उसकी बात पर उसके पापा सहमत हो गए हैं, तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और खुश होते हुए बोला, तानिया तो वैसे भी इन सब चीजों में माहिर है, उसके पास बहुत टैलेंट है, हम लोगों को उसकी सगाई करने से बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। अगर तानिया यूनिवर्सिटी में चली गई, उसका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो वो कॉलेज में ही बाकी लड़कों के साथ घुल मिल जाएगी, और अगर उसने किसी से रिलेशनशिप बना लिया तो हम लोगों को कोई पैसे भी नहीं मिलने वाले। लकी वैसे तो सिर्फ 6th क्लास में था, पर इन सब मामलों में वो अपने बाप पर गया था। इतनी सी उम्र में ही उसकी सोच इतनी ज्यादा घटिया हो गई थी और वो हमेशा अपनी बहन को यहाँ से भगाने में लगा रहता था। और वहीं कमरे के अंदर जब तानिया ने अपने बारे में ये सारी बातें सुनी तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने गुस्से में ही खुद से कहा, तो इसका मतलब मैं इन सब लोगों के लिए सिर्फ एक पैसा कमाने वाली मशीन हूँ। इस वक्त तानिया को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो बाहर जाकर अभी और इसी वक्त अपने सौतेले भाई लकी को जान से मार दे। हालांकि जल्दी ही उसने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया और लकी को मारने का आइडिया छोड़ दिया। अगर तानिया लकी को कोई सबक सिखा भी देगी तो भी कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि इस घर में तानिया की इज्जत एक पाली हुई बिल्ली से भी गई गुजरी थी। एक तरफ उसका भाई था और दूसरी तरफ उसके सौतेले पापा, जो हर वक्त उसे गंदी नजरों से घूर कर देखते रहते थे। तानिया को उनसे इतना डर लगता था कि वो अकेले कभी भी घर पर नहीं रुकती थी, चाहे उसके पास कोई काम ना हो, पर फिर भी वो घर के बाहर ही रहती थी। और बच गई माँ, जो अपने बेटे के सिवाय किसी पर विश्वास नहीं करती थी, और तानिया उनके लिए भी एक बोझ बन के रह गई थी। इस तरह के सतरंगी परिवार में पैदा होने के बाद कभी कभी तानिया को लगता था कि उसमें बहुत हिम्मत है जो वो अभी तक इस परिवार के अंदर रह रही है, वरना कब की घर छोड़कर भाग जाती। तानिया को बस उसी दिन का इंतजार था जब वो अपना कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेगी और स्कॉलरशिप की मदद से इस घर और इस एनवायरनमेंट से दूर हॉस्टल में रह के पढ़ाई करेगी और अपना करियर बना लेगी। तानिया अपनी ही सोच में खोई हुई थी। तभी उसे लिविंग रूम से अपनी माँ की आवाज सुनाई थी, जो काफी देर से अपने बेटे और अपने पति की बातों को सुन रही थी। फाइनली उसकी माँ ने एग्री करते हुए उन सबसे कहा, आप लोग शायद सही कह रहे हैं, कॉलेज जाने के बाद तानिया हमारी कोई बात तो सुनेगी नहीं, और पता नहीं वहां जाके किसके साथ गुलछर्रे उड़ाने लग जाए। इससे तो अच्छा है कि उसकी सगाई कर ही देते हैं, कम से कम मर्यादा में तो रहेगी। माँ की बात सुनकर लकी ने उन्हें और ज्यादा चढ़ाते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मी, मैंने तो सुना है कि आजकल कॉलेज में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और कॉलेज जाते ही लड़के लड़कियां रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप का जमाना भी चल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई हो जाएगी तानिया की शादी, या उससे पहले ही कार्तिक पहुंच जाएगा अपनी बहन के पास? पलक की बात सुनकर उनका बेटा लकी उन्हें और भी बढ़ा चढ़ाकर बातें बता रहा था, जिससे कमरे के अंदर बैठी तानिया को भी और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लकी की बातें सुनकर उसकी माँ ने आगे उससे कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी लगता है कि तानिया को कॉलेज जाना ही नहीं चाहिए। एक लड़की के लिए तो कॉलेज जाना पूरी तरह से बेकार है। पहले या बाद में उसे करनी तो शादी ही है, शादी करके अपना घर संभालना है, बच्चे पैदा करने हैं। क्या करेगी वो कॉलेज जाकर पढ़कर? इससे तो अच्छा होगा कि वो अपनी 12th पूरी करते ही कोई जॉब पकड़ ले, जब तक उसके लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल जाए। कमरे में बैठी तानिया ने जब अपनी माँ की बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अभी तक तो वो फिर भी खुद को रोक रही थी, मजबूत बना रही थी, पर अपनी सगी माँ के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उसे वाकई आज बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ भी उसके साथ ऐसा कुछ करेगी। तानिया खुद को और ज्यादा नहीं रोक पाई और अपने बेड से खड़ी होकर दरवाजा खोलते हुए उसने तेज आवाज में लिविंग रूम में बैठे हुए लोगों से कहा, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए पर मैं कॉलेज जाकर रहूंगी, मुझे कॉलेज जाने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर तानिया ने जोर से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, अपने बेड पर लेट गई और अपने दोनों हाथों पर मुंह लगाकर रोने लगी। लिविंग रूम में बैठे सारे लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। फिर अगले ही पल लकी ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, महारानी को कॉलेज जाना है, पर इनकी कॉलेज की फीस हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे? थोड़े बहुत जो पैसे हैं वो मेरी स्कूल फीस के लिए बचाकर रखने पड़ेंगे ना। जैसे ही लकी ने अपनी बात कही तो उसके पापा ने तुरंत सहमत होते हुए कहा, लकी बिल्कुल ठीक कह रहा है, तानिया तो लड़की है, शादी करके ससुराल चली जाएगी, पर लकी तो हमारा बेटा है, हमारा वारिस है, हमें इसे खूब पढ़ाना होगा, लिखाना होगा, ताकि बुढ़ापे में ये हमारा सहारा बन सके।
और तानिया को अगले साल कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इन सब में बहुत पैसा खर्च होता है। जहाँ एक तरफ तानिया के घर में बगावत चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के मन पर भी बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस वक्त तानिया के घर में चल क्या रहा होगा, वो ठीक भी होगी या नहीं। कार्तिक इस वक्त एक डिस्को के गेट के पास खड़ा हुआ था, अपने सबॉर्डिनेट की लाई हुई रिपोर्ट सुन रहा था। तभी मैगी कार्तिक के पास आई और कार्तिक से बोली, बॉस, ये सारे लड़के कुछ देर पहले यहीं इस क्लब में आए थे और हमारे कुछ लोग उन्हें देखने के लिए अंदर गए। उन लोगों ने बताया कि अंदर अभी भी उस लड़के के साथ 50 लोग हैं और वो सब लोग आज यहाँ इकट्ठा होकर कोई पार्टी कर रहे हैं। असल में कार्तिक इन लोगों का पीछा करते हुए यहाँ पर इसीलिए आया था ताकि वो तानिया की प्रॉब्लम को पूरी तरह जड़ से खत्म कर सके। अगर कार्तिक ने शुभम और उसके दोस्तों को आज यहाँ से जाने दिया तो ये लोग कल को फिर से तानिया के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे और उसे परेशान करेंगे। और वैसे भी कार्तिक यहाँ पर तानिया की असली पहचान जानने आया था, ना कि इन चूहों से लड़ने। वो अपना सारा टाइम इन लोगों के लिए बर्बाद तो नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो आज ही ये मामला खत्म कर देगा। यही सब सोचकर कार्तिक ने अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देते हुए कहा, उस लड़के को और जितने भी लड़के उसके साथ हैं उन सबको सामने के बास्केटबॉल कोर्ट में लेकर आओ। जैसे ही सबॉर्डिनेट ने अपने बॉस का ऑर्डर सुना तो तुरंत उन्होंने एक साथ ऑर्डर एक्सेप्ट किया और अगले ही पल 100 से भी ज्यादा सबॉर्डिनेट्स उस क्लब के अंदर चले गए। वहीं दूसरी तरफ क्लब के अंदर इतने सारे यूनिफॉर्म्ड बॉडीगार्ड्स को आते हुए देखकर क्लब के बॉडीगार्ड्स बहुत ज्यादा घबरा गए और उनकी तो हालत खराब हो गई। उनमें से किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की थी कि वो कार्तिक के सबॉर्डिनेट्स को रोक सके, बल्कि उन सब लोगों को अंदर आते हुए देखकर क्लब के बॉडीगार्ड्स कोने में छुप गए। और वहीं क्लब के अंदर शुभम जब से वापस आया था तब से उसके चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा दिखाई दे रहा था। क्लब में जितने भी दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे, जिन्हें लग रहा था कि शुभम अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आएगा, उन सबको समझ में आ गया था कि उनका दोस्त हार मान कर आया है। शुभम हमेशा उन लोगों को बताता रहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पर आज जब उसके दोस्तों ने शुभम से कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहते हैं तो शुभम बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर यहाँ से गया था, पर आते वक्त खाली हाथ आया था। कुछ लोग शायद अभी भी इन बातों को समझ नहीं पाए थे, इसीलिए उनमें से एक लड़का शुभम के पास गया और उससे बोला, क्या बात है शुभम, तू तो बहुत कॉन्फिडेंट होकर गया था, पर भाभी तो कहीं नजर नहीं आ रही। जैसे ही उस लड़के ने शुभम से सवाल किया, शुभम के साथ जो 4 लड़के मार खाकर आए थे उनमें से एक ने तुरंत अपने मुंह पर गुस्सा लाते हुए उस लड़के को देख के पूछा, तुझे क्या प्रॉब्लम है? अगर वो नहीं आई है तू अपने काम से काम रख। शुभम के इस दोस्त ने अपनी बात तो कह दी थी, पर शायद उसे कहने में थोड़ा वक्त लग गया था। अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शुभम जो पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में था, ये सवाल सुनकर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। उसने अपने पास में रखी हुई एक बंद बियर की बोतल को उठाया और उसे जोर से उस लड़के के सिर पर दे मारा। जैसे ही बोतल टूटने की आवाज आई तो आसपास खड़ी सारी लड़कियां और बाकी लड़के डर कर पीछे हो गए और जिस लड़के के सिर पर बोतल मारी गई थी उसके सिर से खून निकलने लगा। बियर की बोतल के बहुत सारे टुकड़े हो गए थे। जिस लड़के को शुभम ने मारा था वो अचानक से ही बिना कुछ कहे जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। आसपास के लोगों ने जब देखा कि शुभम बिना वजह किसी लड़के को मार रहा है तो सारे लोग बहुत ज्यादा डर गए और डर के मारे पीछे हो गए। किसी में भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। क्लब के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन सारे लोगों ने भी ऐसे दिखाना शुरू कर दिया जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। यहाँ तक कि लोग हमेशा ऐसा ही करते थे। ये बॉडीगार्ड्स कभी भी क्लब में होने वाली लड़ाइयों के बीच में नहीं पड़ते थे। असल में शुभम अक्सर इस क्लब में आया करता था और यहाँ के लोग उसे अच्छे से जानते थे। उसका यहाँ आकर लड़ाई करना तो कोई नई बात थी ही नहीं। शुभम अक्सर यहाँ बिना वजह लोगों से लड़ता रहता था। जिस दिन वो कोई लड़ाई नहीं करता उस दिन क्लब के लोगों को बड़ी हैरानी होती थी। अगर कोई हिम्मत करके आगे बढ़ना भी चाहे और इस लड़ाई को रोकना भी चाहे तो शुभम के बारे में सुनकर और आसपास के लोगों के रोकने पर वो भी रुक जाता था। शुभम के बाकी दोस्त भी उसे नहीं रोक रहे थे क्योंकि सब लोग जानते थे कि शुभम इस वक्त बहुत गुस्से में है और बहुत से लोगों को पता था कि इस क्लब के ओनर के साथ शुभम का कुछ कनेक्शन है। इसी वजह से क्लब का ओनर भी शुभम को कुछ नहीं करेगा। शुभम का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। जैसे ही उसका ये दोस्त बेहोश होकर जमीन पर गिर गया तो शुभम ने गुस्से से उसे किक मारकर साइड में कर दिया और पास में रखी बियर की नई बोतल खोलकर एक ही सांस में पीने लगा। शुभम के बाकी दोस्त जो क्लब में उसका इंतजार कर रहे थे उन्हें भी समझ में आ गया था कि आखिर उनके इस दोस्त ने ऐसा क्या पूछ लिया जिस पर शुभम ने उसका सिर ही फोड़ डाला। वो सारे लोग शुभम के साथ गए उन 4 लड़कों को हैरानी से देख रहे थे। तभी उन चारों ने बहुत ही आराम से धीरे धीरे उन सब लोगों को अभी तक जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बता दिया और अब जाकर इन लोगों को समझ में आया कि शुभम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहा था। इन लोगों को इस वक्त मन ही मन काफी हैरानी हो रही थी। इनके लीडर को भी किसी ने मारने की हिम्मत की थी और सिर्फ हिम्मत ही नहीं की थी बल्कि पूरी तरह मारा था। इस वक्त ये सारे लड़के मन ही मन सोचने लगे कि अगर कोई शुभम को मार सकता है तो कल को उन्हें भी मार डालेगा और अगर ऐसा हुआ तो ये लोग इस पूरी सोसाइटी में अपना दबदबा बनाकर नहीं रख पाएंगे। कोई भी इन्हें कुछ भी बोलकर चला जाए, इनका डर खत्म हो जाएगा। ये लोग ऐसा नहीं होने दे सकते थे, इसीलिए इन्होंने तुरंत अपनी अपनी ड्रिंक साइड में रखी और क्लब के बाहर जाने की तैयारी करने लगे ताकि कार्तिक को ढूंढ सके। जिस वक्त ये सारे लोग बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे उसी वक्त 100 से भी ज्यादा टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स एकदम से क्लब के अंदर आ गए। इतने सारे लोगों को देखकर कोई भी एक बार के लिए डर जाएगा क्योंकि इन सब लोगों के चेहरे पर अलग ही डरावना और गुस्से से भरा लुक नजर आ रहा था। इस वक्त सभी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स का खून खौल रहा था। इनमें से कोई भी एक अकेला ही शुभम और उसके सारे दोस्तों को जान से मारने के लिए काफी था। शुभम के साथ जितने भी दोस्त थे वो सब लोकल टपोरी टाइप के लड़के थे और सब लोग इस वक्त अपनी गुंडागिरी करते रहते थे। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि सब लोग शुभम के लिए बहुत वफादार थे और शुभम के एक इशारे पर कुछ भी कर सकते थे, पर दूसरी सच्चाई ये भी थी कि ये सारे लोग लोकल टपोरी थे जबकि कार्तिक का एक टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स एलीट गार्ड था। उनके सामने टिक पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। क्लब के अंदर आते ही सबसे पहले 20 टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने दरवाजे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था ताकि कोई बाहर जाने ना पाए और अगले 20 लोगों ने क्लब के पीछे का एग्जिट डोर पूरी तरह से बंद कर दिया और बाकी जितने बच गए थे वो सब जल्दी से शुभम और उसके सारे दोस्तों को घेर कर खड़े हो गए। शुरू में शुभम को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब लोग हैं कौन और इस तरह से घेरा बनाकर क्यों खड़े हुए हैं।
शुभम उनसे पूछना चाहता था, पर फिर भी जब शुभम ने देखा कि पूरे क्लब को अच्छे से घेर लिया गया है और इन लोगों के चेहरे पर आए हुए भाव भी साधारण नहीं है, तो अचानक ही शुभम का दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया। उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। अपने क्लब में इतने सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर क्लब का मालिक थोड़ा सा डर गया और बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे चलते हुए टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के पास आकर उससे पूछने लगा, ये यहाँ क्या हो रहा है? मैनेजर का सवाल सुनकर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के हेड ने कहा, तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए चुपचाप एक कोने में जाकर खड़े हो जाओ और शुभम तुम मेरे पास आकर खड़े हो जाओ। जैसे ही शुभम ने अपना नाम सुना तो 1 मिनट के लिए वो दंग रह गया और हैरान होते हुए बोला, कौन, मैं? जब टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के हेड ने देखा कि शुभम अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है, तो उसने अपने हाथों से कुछ इशारा किया और अगले ही पल 2 टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत आगे आकर शुभम के सामने खड़े हो गए। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने सामने देखकर शुभम ने डरते हुए कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? शुभम के बाकी दोस्त अपने आप को टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने कमजोर नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने भी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर धमकाते हुए कहा, तुम लोग हमारे पास आने की कोशिश भी मत करना, वहीं रुक जाओ वरना हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। शुभम के दोस्त लगातार इन लोगों को डराने की कोशिश कर रहे थे, पर सच तो ये था कि टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर इनका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। क्या करेगा कार्तिक इन लोगों के साथ? क्या ये लोग कार्तिक की असली पहचान जान पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए 0